हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। आज की इस वीडियो हम लोग 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट का जो इंग्लिश का सेक्शन है उसको कवर करेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको जीएस का सेक्शन सॉल्व करके दिखाया था। ये 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट जो है ये वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट थी, सबसे कठिन शिफ्ट थी, जिसमें 30 से 32 नंबर कैंडिडेट के बढ़े हैं। जीएस में मेरा स्कोर 38 नंबर रहा था। आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, ये वाली वो वीडियो है जिसमें 38 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। 38 नंबर 75 में से बहुत कम होता है, लेकिन ये टफेस्ट शिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए ठीक ठाक स्कोर है जब पेपर इतना कठिन आया था। आज की वीडियो में आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा और देखेंगे कि एक लिमिटेड नॉलेज के साथ एक एवरेज बच्चा कैसे कर सकता है। बस हमको एक चीज रहने की जरूरत है, वो है शांत रहने की। शांत रहने के साथ आप लोग कितना स्कोर ज्यादा कर सकते हो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कूल बनने की कोशिश नहीं करूंगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, ये तो आपको आना ही चाहिए था, ये सब वो सब कुछ नहीं। नॉर्मल बिल्कुल बिल्कुल एक एवरेज काम रह के हम लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे। एक छोटी बात बता देता हूँ, ये सिर्फ पेपर की एक सीरीज चला रखी मैंने। 2024 के जितने पेपर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, उनको मैं कवर करा दूंगा। पॉलिटी और ज्योग्राफी मैंने कवर करा दिए। ठीक है, टोटल 6 वीडियोस बनेंगी, 2 बन चुकी हैं, 4 और बची हैं। व्यूज इसमें बहुत कम आते हैं, 150 के अराउंड व्यूज हैं। मुझे व्यूज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने कैंडिडेट देख रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि मैंने इसमें कैसे आपको टेक्निक्स और पेपर का एनालिसिस करने का तरीका बता रखा है। मान लो कोई ऊटपटांग क्वेश्चन आया तो आप लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हो, फिर वो टॉपिक पढ़ने चले जाते हो। ऐसा नहीं करना। किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, किन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए 2025 की प्रिपरेशन आपको करनी है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, ये सब चीजें मैंने इस वीडियो में बता रखी। ये प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप लोग जाके इसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, और आप लोग वैसे भी जाके देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। तो ठीक है, हम लोग इंग्लिश का सेक्शन जो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम लोगों ने जंप करा है 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट पर। और मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट है। 44 नंबर इसमें एवरेज रहा है कैंडिडेट का। वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट है, सेकंड टफेस्ट है, मतलब पहली वाली नहीं, इसको फर्स्ट ही सब टफ माना जा रहा है, पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और टाइम अपने पास देख लो, 25 मिनट्स हैं अभी। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, कि मैंने ऐसे रैंडम नंबर डाला, आप लोग इस पर ट्राई मत करना, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात। एनीवेज, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, डिस्कवरी, एंशिएंट, एडवेंचरस, एक्सप्लोरर। ये लाइन नहीं पढ़ी जाती, डायरेक्ट ऑप्शन देखो। एडवेंचरस की स्पेलिंग मुझे गलत दिख रही, आप पॉज करके खुद भी ट्राई करते चलो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको ये बताऊंगा कैसे इजी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एडवेंचरस सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। एरर बताना है हमको। ये स्टेटमेंट जो है, सेंटेंस जो है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एरर है कि नहीं है ये बताना है। एरर वाले क्वेश्चन में क्या करता हूँ, जनरली मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन हिज प्रपोजल वाज डैश देन मिस्टर जैक्सन। अच्छा, उसका प्रपोजल जो है वो क्या था, बेटर था या वर्स्ट था? अच्छा बुरा ही तो होगा। अब देन लगा हुआ है यहाँ पर, एडजेक्टिव जो है कंपैरिजन वाला लगेगा यहाँ पर। वाज बैड देन, बैड तो नहीं लगेगा यार, वर्स लगेगा ना। ठीक है, वर्स्ट आएगा कि वर्स आएगा, मतलब वर्स्ट आएगा कि वर्स आएगा, कंफ्यूजन है मुझे थोड़ी सी। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यही करना है एग्जाम में आपको, इजी सी क्वेश्चन ढूंढने हैं भाई। 25 क्वेश्चन हैं, टोटल 25 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में सिलेक्शन नहीं होगा, 25 तक पहुंचे तो आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। गीता गॉट ऑन टू द बुक शी वॉज रीडिंग दिस मॉर्निंग। क्या बताना है उसमें हमको, फ्रेजल वर्ब का एरर बताना है। मुझे क्लिक नहीं हो रहा, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या करा, अभी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और 3 छोड़ दिए, आगे बढ़ गया मैं। जैसे ही 5वें क्वेश्चन पे आया, कितना इजी क्वेश्चन आ गया। ही इज अ लेजी पर्सन, इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम लेजी का हार्ड वर्किंग। आ गया आसान क्वेश्चन। बस यही आपको एग्जाम में करना है। स्किप करते जाना क्वेश्चन को, फ्लिप करके देखना है पूरे पेपर को, क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्वेश्चन है। आई हैड टू चूज दी बेस्ट ऑफ दी 2 ऑप्शंस अवेलेबल। तो बेस्ट ऑफ को जो है हमको सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, बेस्ट ऑफ दी मतलब 2 में से कोई एक चुनना है मुझे। तो एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर बी और डी, ये बेटर देन लिखा हुआ, देन मतलब कंपैरिजन होता है, हमको तो चूज करना है ना। तो ऑप्शन नंबर ये भी गया, बी भी और डी भी गया। अब ए और सी में से चुनना है। गुड लगेगा कि बेटर लगेगा? गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी, बेटर लगेगा। गुड ऑफ दी थोड़ी होता है, बोल के देख लो आप लोग। बेटर ऑफ दी 2 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, बेस्ट ऑफ दी 2 ऑप्शन भी होता है, बेटर ऑफ दी 2 ऑप्शन होता है, दोनों सही है। तो लेकिन हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो बेटर ऑफ इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वुल्फिया इज दी टिनी प्लेनेट इन दी वर्ल्ड। क्या लगेगा यहाँ पर, सुपरलेटिव फॉर्म लगेगी। टिनीएस्ट होता है ना, ईएसटी इसमें लगता है, टिनीएस्ट। खत्म, इजी क्वेश्चन। शुरू के 3 क्वेश्चन टफ आए, एक छोड़ दिया मैंने, फिर 2 आसान आ गए। देखते हैं। सी डिड नॉट गो टू वर्क एज शी वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। अंडर द वेदर ईडियम कितनी बार एमटीएस में रिपीट हुआ है आप खुद जानते होंगे। आपने इसका आंसर भी अपने मन में सोच लिया होगा। अंडर द वेदर मतलब होता है फीलिंग इल। इल मतलब बीमार फील होना। अच्छा, आप कंफ्यूज होते हो टायर्ड और इल में, तो इसी का थोड़ा ध्यान रखना। ये ईडियम आपके टिप्स पे होने चाहिए जो एमटीएस के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रहे, हम लोग टफेस्ट शिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि एग्जाम हॉल में नहीं पता चलेगी आपको, लेकिन फिर भी। प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स डैश लिविंग द हाउस। घर छोड़ने से पहले ही तो आप लोग लाइट्स को बंद करोगे, उसके बाद तो करोगे नहीं, तो बिफोर लिविंग द हाउस। आगे बढ़ते हैं।
जेम्स इज जस्ट एन ओल्ड एसेंट्रिक, ठीक है। हम्बल, क्रैंकी, फॉलोअर, ऑर्डिनरी। हम्बल का मीनिंग मुझे पता है, क्रैंकी का मतलब होता है सरफिरा, फॉलोअर का मीनिंग मुझे नहीं पता, ऑर्डिनरी का मीनिंग मुझे नहीं पता, और सॉरी इनका मीनिंग मुझे पता, एसेंट्रिक का मीनिंग मुझे नहीं पता, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं स्किप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन एक नए टाइप के क्वेश्चन है जो एमटीएस में आने लगे हैं। एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर्स ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, ये अंडरलाइन है ना, हमको इसी को इंप्रूव करना है, एंडेवर्स ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डायरेक्टली साइन को हम लोग पढ़ते हैं, एंडेवर्स ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कुछ ऐसे प्रयास करे जा रहे हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है ये। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं एमटीएस में, पहली बार आए 2025 में, मैंने तो पहली बार इसका मेरा आमना सामना हुआ, पहले आते होंगे इक्का दुक्का, लेकिन पहली बार मैंने देखा है। खैर, एक्शन इस पर इकोनॉमिक रिसेशन, भाई रिसेशन की बात थोड़ी हो रही है, या तो ग्रोथ की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। परसुएट, परसुइट्स, मैनिपुलेट, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर प्रयास करे जाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, वेंचर्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक फ्लरिशिंग। सॉरी, वीडियो पॉज कर दी थी मैंने, एक्चुअली शोर हो रहा था। एनीवेज, थर्ड ऑप्शन पे थे, वेंचर्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक फ्लरिशिंग। इसका मीनिंग क्या है कि वेंचर कुछ ऐसा प्रयास करेंगे जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। ये मिलता जुलता कुछ मुझे लग रहा है। प्रोजेक्ट डिस्करेज है, डिस्करेज करने की बात थोड़ी हो रही है, ये तो पॉजिटिव बात हो रही है ना, आपकी एंडेवर्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अच्छा यार, ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आने लगे 2025 में, 2-3 क्वेश्चन मान लो आ गए, तो वो ही कैंडिडेट अच्छे से कर पाएंगे जिन लोगों ने थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा होगा। तो एक आधा आर्टिकल 10-5 मिनट आप पढ़ लिया करो रोज, ताकि थोड़ा आपको इंग्लिश पढ़ने की हैबिट बन जाए, ठीक है, आप रिलेट कर पाओ। बाईपास करने से नहीं होगा, इंग्लिश थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कंसेंसस की स्पेलिंग मुझे ठीक लग रही है, कंसीव में ई पहले आएगा, ठीक है। डिसअपियर, डिसअपॉइंट में डबल पी आता है। अच्छा, कंसीव में क्या होता है ना, एक रूल होता है कि ई बिफोर, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। ये आपको पता होगा, ना पता हो तो मैं आपको अब इंग्लिश की चीजें एक वीडियो में कवर कराऊंगा सारे रूल, तो वहां पर बता दूंगा। वैसे इसकी स्पेलिंग सही है। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, एब्डोमेन की स्पेलिंग गलत है, पहले दिख गया मुझे। अबॉलिश ठीक है, एडवर्स ठीक है, एनॉयड में डबल एन आएगा, ये भी ठीक है। ओके, हर कैंडिड रिमार्क्स वर रिफ्रेशिंग का हमको एंटोनिम बताना है। अच्छा, रिफ्रेशिंग मतलब कुछ ताजा, कुछ नया। स्टेल मतलब बासा। इजी क्वेश्चन। द टेलर वाज कॉल्ड टू स्टिच द लॉन्ग लूज गाउन worn by the priest and chorister कैरियोट्स, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका कसेक्स होता है, कैसॉक्स कह सकते हैं। मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ एग्जाम में आपको क्लिक नहीं करेगा, तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, वरना बेमानी हो जाएगी। माई मदर सेड दैट द थीफ रमेश विल लर्न, ये तो पास्ट फॉर्म हो गया। माई मदर सेड ये भी पास्ट हो गया, विल थोड़ी लगेगा, फिर इसी जगह गलती है। एरर बताना हमको, ग्रामेटिकल एरर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ही इज गोइंग टू डैश द कैंपेन अगेंस्ट द डैश यूज ऑफ लोकल प्रोडक्शन यूनिट। अच्छा, उनका होमोनिम बताना है, जो यहाँ भी पुट होगा और यहाँ भी पुट हो जाएगा। ही इज गोइंग टू लीड द कैंपेन अगेंस्ट द एक्सेसिव यूज ऑफ लेड, रांगा जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ठीक है, तो लीड और लेड आ जाएगा, दोनों का मीनिंग मतलब वर्ड वही है, प्रोनाउंसिएशन होमोनिम अलग है, साउंड अलग अलग है, ठीक है। आई स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड एज वी वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई डिसाइडेड टू कॉल द डे। कॉल द डे को क्या करना है हमको, इंप्रूव करना है। अच्छा, इंप्रूव करना है, कॉल इट अ डे होता है, ये इडियम पड़ा होगा ना, कितना रिपीटेटिव इडियम है। कॉल इट अ डे मतलब उस दिन काम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का मुझे सही लग रहा है। द फार्मर स्टूड बाय द रोड साइड स्टैंड टू सेल हिज, क्या बेचने के लिए खड़ा हुआ, प्रोड्यूस बेचने के लिए खड़ा हुआ। प्रोड्यूस मतलब जो उसने अपने खेतों में उगाया होगा, प्रोड्यूस। ओके, क्लोज टेस्ट आ गया यहाँ पर। ओके, तो क्लोज टेस्ट को हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा क्लोज टेस्ट है, इसमें आगे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब ठीक है ना, ऐसे स्टैंडर्ड सा है। एनलाइटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, समटाइम नोन एज द एज ऑफ रीजन, इज डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ डैश साइंटिफिक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल डिबेट। कैसी डिबेट हुई, साइंटिफिक पॉलिटिकल और फिलोसफिकल डिबेट हुई। कैसी, मैलिशियस हुई, कॉशियस हुई, ऑस्पिशियस हुई कि रिगरस हुई। रिगरस डिबेट मतलब बहुत ज्यादा डिबेट हुई, तभी तो एनलाइटमेंट आया ना, ठीक है। ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कैंडिडेट के लिए, अभी इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं बाद में पुट करूंगा आगे। मान लेते हैं उसको स्किप करा हमने, ठीक है। डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 22वें क्वेश्चन पे, मतलब सेकंड वाला फिलअप करेंगे हम लोग। कैरेक्टराइज्ड यूरोपियन कल्चर एंड डैश द लॉन्ग 18th सेंचुरी फ्रॉम 17th सेंचुरी एंड डैश द along the throughout the throughout the long 18th सेंचुरी ओवर विद, नहीं कंफ्यूज, अबव द, नहीं नहीं नहीं, थ्रू आउट मतलब एक टाइम पीरियड के दौरान, 18 सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। थ्रू आउट पुट कर दिया मैंने। अब डायरेक्ट फुल शॉप की बात पढ़ते हैं। दिस वाज एन एरा ऑफ एन एनॉर्मस डैश इन थिंकिंग एंड रीजन। अच्छा, इस एरा में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव आया होगा ना, तभी तो एनलाइटमेंट हुई ना। एनलाइटमेंट समझते हो ना, पुनर्जागरण टाइप का, रेनेसा और एनलाइटमेंट एकदम ज्ञान आ गया। तो इट दिस वाज एन एरा ऑफ एन एनॉर्मस शिफ्ट
ठीक है, एनॉर्मस शिफ्ट, एक बदलाव आया सोच में। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बदलाव आया तो सेंचुरीज ऑफ कस्टम और ट्रेडिशन वर डैश इन द फेवर ऑफ, बदलाव आया तो क्या हुआ, जो पुराने रीति रिवाज थे उनको क्या किया गया होगा, डिस्कार्ड कर दिया गया होगा। डिजेक्टेड मतलब बड़े उदास, मतलब बड़ी हारा हुआ टाइप्स। डिस्कार्डेड मतलब उसको छोड़ देना। सेंचुरीज ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन वर डिस्कार्डेड इन द फेवर ऑफ एक्सप्लोरेशन, इंडिविजुअलिटी, टॉलरेंस, इन सब के मतलब फिर साइंटिफिक नॉलेज और एक्सप्लोरेशन आने लगा, लॉजिक आने लगा, रैशनल आने लगा, रैशनैलिटी आ गई, कस्टम ट्रेडिशन को छोड़ दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमने डिस्कार्ड रखा। एंड साइंटिफिक डैश, अच्छा देखो एक होता है साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंडेवर, तो ये ऐसे ये वर्ड है ना इसी के साथ ही लगता है, एंडेवर के साथ, साइंटिफिक के साथ एंडेवर लगेगा। कभी ये नहीं आएगा साइंटिफिक पुअरनेस या साइंटिफिक पॉवर्टी, नहीं आएगा, साइंटिफिक एंडेवर, साइंटिफिक रिसर्च, समझ रहे हो। आप डायरेक्टली इसको एंडेवर पुट करके देखोगे तो हो जाएगा क्लिक, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट डायरेक्टली एंडेवर हम लोगों ने पुट करा। 21st क्वेश्चन पे हम लोग फिर से एक बार वापस आते हैं। अब हम लोग उसको पुट करने की कोशिश करेंगे। द एनलाइटमेंट समटाइम नोन एज द एज ऑफ रीजन इज डिस्क्राइब एज द पीरियड ऑफ, क्या हुआ उस पीरियड में, एक डिबेट हुई, कैसी डिबेट हुई, मैलिशियस हुई, मैलिशियस मतलब कुछ बुरा नहीं, कॉशन वाली नहीं, ऑस्पिशियस मतलब कुछ भव्य टाइप की, ऐसा भी नहीं हुआ। रिग्रेस डिबेट हुई, हाँ रिग्रेस मतलब बहुत ज्यादा डिबेट हुई, तभी तो बदलाव आया ना, तो रिग्रेस इसका पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है। इसको मैंने स्किप करा है, मुझे आता है लेकिन मैं इसको स्किप कर दूंगा। एसेंट्रिक यार मुझे क्लिक नहीं हो रहा, मुझे इन चारों के मतलब पता है लेकिन एसेंट्रिक का मीनिंग नहीं पता क्या होता है। क्रैंकी का मतलब मुझे पता है, तो सरफिरा पागल आदमी हो सकता है, ठीक है। और एसेंट्रिक का मतलब और कैंडिडेट्स को हो सकता है कि पता होगा कि रिपीटेड है ये वर्ड, ये वाला ये CHSL में बहुत ज्यादा आता है, अब देखना इसको, MTS में भी आता होगा लेकिन मुझे अभी एग्जाम हॉल में क्लिक नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको। एलिगेंस का मुझे एंटोनिम बताना है, एलिगेंस, ग्लीम, फॉर्च्यून, कोर्सनेस, ग्रैंडियोसिटी, मुझे क्लिक नहीं हो रहा यार सच बताऊं तो। एलिगेंस का मतलब कुछ अच्छा, भव्य, कुछ सुंदर, खूबसूरत। अब पता नहीं यार, एग्जाम हॉल की बात है ना, प्रेशर भी होता है। अब मुझे ग्लूमी, ये ग्लीम लिखा हुआ, मुझे ग्लूमी पता चल जाए क्या पता, मैं इस पर टिक मार दूं और गलत हो जाए, तो इसलिए मैं इसको टिक ही नहीं करूंगा, छोड़ो। क्योंकि मुझे पता चल गया ना, मैं जीएस का पेपर दे रहा था कि पेपर टफ है भाई, तो छोड़ो हटाओ। अच्छा इसमें हमको फ्रेजल वर्ब में एरर बताना है। अच्छा मुझे छोटी बात बताओ आप लोग, इस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करा है, फ्रेजल वर्ब कहाँ यूज है यही बता दो मुझे आप। गीता गॉट ऑन टू दी बुक, ये तो कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता। शी वॉज रीडिंग, ये भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं। दिस मॉर्निंग, ये भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं। केवल इकलौती यही जगह है, गीता गॉट ऑन टू, यही फ्रेजल वर्ब है। और एरर जरूर होगा क्योंकि नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो गीता गॉट ऑन टू पे क्लिक कर देंगे। कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है। लेकिन पहली बार जब देखो ना, चौथा क्वेश्चन है, पहली बार देखोगे डर जाओगे भाई ये क्या आ गया, मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ी नहीं है, मैं स्किप करके गया था, ब्लैक बुक में बहुत सारी दे रखी है इसलिए मैं स्किप करके गया था। लेकिन शांत रहना, क्या बताया मैंने आपको, कामनेस इज रिक्वायर्ड। एनीवेज अभी हम लोग स्कोर देखेंगे, क्या स्कोर आएगा, कितने अटेम्प्ट करे मैंने। अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन हिज प्रपोजल वाज डैश देन द मिस्टर जैक्सन, देन आ गया, एडजेक्टिव फिल करना है। अच्छा इट वाज द वर्स देन, वर्स आएगा ना, सुपरलेटिव फॉर्म नहीं आएगी इसकी, वर्स आएगा, ठीक है। वर्स देन दी, उससे बुरा था, मिस्टर जैक्सन से बुरा था, वर्स देन दी। वर्स्ट मत पुट कर देना, वर्स आएगा, वर्स देन दी मिस्टर जैक्सन, कंपैरेटिव लग रही है यहाँ पर इसलिए। अच्छा इसमें एक ट्रिक होती है, क्या होता है जब भी ना कोई सेंटेंस 3 पार्ट पे डिवाइड होता है, कोई भी एग्जाम एसएससी का, तो 90% या फिर बोलो 95% चांस होता है उसमें कोई एरर नहीं होगा। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं, वाहियात सी बात लगेगी आपको, लेकिन ऐसा मैंने देखा है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको कुछ ना समझ आए ना तो नो एरर पे टिक मार देना, मतलब ठीक है अपने रिस्क को मारना, मेरे को मत बोलना आके, लेकिन आप पहले देख लेना, ट्राई करके देखना आप लोग, किसी कोई पेपर उठा लो, चाहे वो CGL मेंस हो, CHSL मेंस हो, MTS में भी हो, चाहे होता नहीं एरर, अगर होगा तो वो साफ साफ दिख जाएगा, अरे ये तो साफ साफ एरर दिख रहा है, ऐसा टाइप का। हालांकि इसमें भी कोई एरर नहीं है, मजे की बात तो ये है, आफ्टर द मैच कोई एरर नहीं। द स्टेडियम वॉज द मेसीएस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म लग रही है, बिल्कुल लग रही है। अगर यहाँ पे मोस्ट मेसी लिखा होता ना तो हम लोग मान सकते थे कि यहाँ पर एरर है कुछ, तो द स्टेडियम वॉज द मेसीएस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। इट्स एवर बीन, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर नो एरर आएगा। 22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, 3 क्वेश्चन अगर फिर से नजर मार लूंगा, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मैं कर दूंगा सबमिट एंड हैव वी गो। 22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, सो लेट अस सी क्या स्कोर रहता है। 38 नंबर जीएस में आए थे, 38 मार्क्स, और इसमें आए हैं मेरे 66 मार्क्स, कोई भी गलत नहीं मेरा, ठीक है। 66 मार्क्स आए हैं मेरे, अभी लिख देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले जीके वाले एनालिसिस में आए थे 38 मार्क्स, इसमें आ गए 66, तो ये मेरा स्कोर हो गया 10 और 6 4 14, 104 नंबर, ठीक है। ये जीएस में था, ये इंग्लिश में था। मैंने बस एक चीज रखी है पूरे पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम, वो है कामनेस। जो क्वेश्चन नहीं आते थे मैंने तुक्का नहीं मारा, क्योंकि यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव है, सीधा 4 नंबर जाएंगे मेरे, मतलब जो मिलने थे वो 3 वो भी गए, एक और चला गया मेरे पास से। कामनेस बोले तो शांत रहना है बस। इस वीडियो को और जो आज की वीडियो को मिलाकर देखना, तब पूरी बात समझ आएगी और आप समझ पाओगे कैसे स्कोर करना है। इसमें 30 नंबर बढ़े, 104 नंबर है ना,
आपके लिए मैं 100 ही नंबर मान लेता हूँ, ठीक, 30 नंबर बढ़े, 130 मार्क्स हो गए, दैट्स ऑल, दैट्स एवरीथिंग। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार यूआर की आप लोग देख लेना, एमटीएस की मिनिमम जॉब पाने के लिए 126 125 नंबर मोर देन इनफ है, मिल जाएगी, साउथ आउट स्टेट में मिल जाएगी आपको जॉब आराम से। इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ ना, वो इससे सीखी जाएंगी। एमटीएस की कोई ग्रैंड तैयारी नहीं होती, ये बात आप समझ लो। कोई ग्रैंड तैयारी नहीं कि कोई मुझे सब कुछ करा दे, कोई कोर्स ले लूंगा फाउंडेशन कोर्स मेरा हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एसएससी जो है ना, ये बहुत दिमाग से चलता है। तो वही कैंडिडेट अच्छा कर सकता है जो बारीकियों पे ध्यान देता है, नुआंसेस पे ध्यान देगा, ठीक है, बारीकियों पर, वो कैंडिडेट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्मार्ट टेक्निक्स बता रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 6 वीडियोस की सीरीज है, देख लेना जाके, अगर नहीं देखी हो आपके भले के लिए है, वरना 2025 आ जाएगा और वही ढाक के 3 पात रहेंगे, वही सूरत हाल रहेगी, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मुझे ऐसा कुछ है नहीं। एनीवेज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, मैं उनको छोटा सा अपडेट बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आने की, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू आप लोग मुझसे कोई डाउट हो एग्जाम के रिलेटेड, ऐसे नहीं कि लाइफ के रिलेटेड, कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा कुछ एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट होगा तो मैं उसको कोशिश करूंगा, जितना मेरे पास नॉलेज, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू मैं आपको बता सकूँ, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू द एग्जाम। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो भी मैं सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।